नमस्कार बंधुओं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का अगला टॉपिक। जो हमारा इकोलॉजी में पहला आपका इकोलॉजी का चैप्टर था, तो उसको हम आपको कवर करवा दिए। आप एकदम यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला टॉपिक जो हमारा है नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज में आज हम जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज कहते किसे हैं। पहले तो जानो रिसोर्स किसे कहते हैं, संसाधन क्या है। फिर संसाधन के बाद आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रकार हैं रिसोर्सेज के, ठीक है, किस किस एनर्जी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उसके बाद पूरा डिटेल में आज आपको पहला आपका ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। उसके बाद जो है हम एक एक रिसोर्स को, जैसे लैंड रिसोर्स है और उसके अलावा तुम्हारा मतलब पर्यावरण में जितने भी रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इन सबको एकदम जो है कवर एक एक पॉइंट को ध्यान में रख के किया जाएगा आपका प्री और मेंस दोनों को बेस बनाकर, ठीक है। जहाँ पर प्री से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर हम आपको बता देंगे कि यहाँ से प्री में क्वेश्चन आया हुआ है या आगे बन सकता है। उसके अलावा मेंस में आप जितना भी आपको इकोलॉजी लिखना आता है, चाहे आप नॉर्मल मेंस का पेपर दे रहे हो, जीएस में भी इकोलॉजी का एक बड़ा पोर्शन जो है पूछा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा जो हमारा एग्रीकल्चर से जिनका ऑप्शनल है, तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल का तो पूरा जो है एक पूरा मतलब सिलेबस में इतना बड़ा क्षेत्र कवर करता है जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको हम दिखाएंगे। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज के आपको क्या क्या यूज़ जो है प्रीलिम्स में हो सकते हैं, पीसीएस में, यूपीएससी में या अन्य किसी एग्जाम में, उनको भी हम आपको एकदम कवर करवा देंगे। जितने भी आंदोलन इसके बारे में हुए नेचुरल रिसोर्सेज में, सारा कुछ आपको कवर करवा देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज एक्चुअली संसाधन किसे कहते हैं पहले हैं ये जानो। यानी रिसोर्स किसे कहते हैं, संसाधन। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं, अब जितनी भी चीज़ें आपके माइंड में, जितनी भी वस्तुएं आपके माइंड में बन सकती है, वो सारे हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज हैं। जैसे ज़मीन का हम उपयोग करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। फॉरेस्ट का हम उपयोग करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। जीव जंतुओं का, दूसरे जीव जंतुओं का भी हम अपने लिए उपयोग करते हैं, वो भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, संसाधन है, ठीक है। लोहा, चांदी, तांबा, जितनी चीज़ों का हम यूज करते हैं अपने लिए, जितनी भी चीज़ों को यूज कर सकते हैं, वो सारी रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा उनको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो रिसोर्स का यूज नहीं कर पाएंगे, तो उनको संसाधन की कैटेगरी में रखने बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, साथ ही उनकी क्या है, टेक्नोलॉजी है जिससे हम उनको बना सकते हैं। जैसे हमारे पास पानी बहुत सारा है समुद्र में, आप जानते हैं 97% जो है पानी पानी है, ठीक है। जब 97% पृथ्वी पर पानी पानी है, लेकिन फिर भी उसमें दो तत्वों से मिलकर पानी बना होता है। किस किस से, फार्मूला आप लोग जानते हैं, H2O होता है फार्मूला। अब H2O में क्या है आपका, H2 यानी हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, H2O होता है जो कितने 105 डिग्री बंध से जुड़ा होता है। कितने से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कितने डिग्री से जुड़ा होता है, 105 डिग्री बॉन्ड से, ठीक है। 105 डिग्री का जो है वो बनाता है कोण, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ने में। 105 डिग्री के कोण पे जब ये जुड़ा होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों क्या है, ज्वलनशील गैसेज हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन क्या है, वो भी ज्वलनशील गैस है। अब दोनों से हम एनर्जी बना सकते हैं। हाइड्रोजन से बहुत हैवी एनर्जी बनती है, आपको पता है। जो हमारा परमाणु संलयन है या परमाणु विखंडन है, जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, किससे बनती है, हाइड्रोजन से बनती है, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन से क्या होता है, H+H हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है, इससे सूर्य को एनर्जी मिलती है, ठीक है। सूर्य को एनर्जी कैसे मिलती है, सूर्य के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, हीलियम बनाता है, साथ में एनर्जी रिलीज करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संलयन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, संलयन बोलते हैं। ऐसे हाइड्रोजन विखंडन भी होता है, तो विखंडन, जब न्यूक्लियर विखंडन होता है तब भी एनर्जी निकलती है। तो ऑक्सीजन तो आप जानते हैं बर्निंग गैस, उससे भी एनर्जी निकलती है। जल में दोनों पाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है कि हम दोनों से जो है क्या करें, एनर्जी डेवलप कर पाएँ अलग अलग। जल से हाइड्रोजन निकाल के एनर्जी डेवलप कर लें या जल से ऑक्सीजन निकाल के एनर्जी डेवलप कर लें, ठीक है। हाँ, हो सकता है आगे हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम उसका कर पाएँ यूज़, ठीक है, लेकिन ये अभी हमारे पास संभव नहीं है। इसके अलावा सांस्कृतिक रूप से मान्यता भी उसकी होनी चाहिए, आर्थिक रूप से संभावित भी होना चाहिए। मान लो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर लें, लेकिन उस पर इतना खर्चा आए कि उतनी एनर्जी जो है हम अदर चीज़ों से पैदा कर रहे हैं उससे पे कम खर्चा आ रहा है, तो हम क्यों उसको यूज करेंगे फिर। तो इसलिए जो हमारा आर्थिक रूप से भी संभाव्य होना चाहिए, कम से कम इतना तो हो कि हम जितना पैसे में उसको काम में ला सकें। पता लगे टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर रही है, लेकिन लग रहा है उसमें खरबों रुपए, अब सरकार उतना पैसा खर्च ही नहीं करेगी, तो बेकार हमारे लिए। फिर भी सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त हो। अब मान लो जो चीज़ें हमारे लिए हमारी सोसाइटी में रिस्ट्रिक्टेड हैं, अगर उन चीज़ों को बढ़ावा दे के जो है कोई संसाधन डेवलप किया जाता है, तो उस पर भी रोक लग जाएगी, तो वो हमारा क्या है, वो भी संसाधन की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसलिए सांस्कृतिक रूप से उसको मान्यता मिलनी ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या हुआ, संसाधन किसे कहते हैं ये जाने आप।
इसके अलावा बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। सबसे पहले संसाधन जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, या तो होंगे प्राकृतिक संसाधन या होंगे मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन एक्चुअली किसे कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस वे रिसोर्सेस हैं जो भैया हमने नहीं बनाए, मानव ने नहीं बनाया तो क्या है? नेचुरल है। मानव ने बनाया तो मानवीय है। दो भागों में बांट दिए, बनाया किसने है? वह प्राकृतिक रूप से मौजूद है तो प्राकृतिक है, और मानव ने बनाया तो मानवीय है। अब प्राकृतिक रूप से जो मौजूद हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो होंगे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज या तो होंगे नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है भैया। अच्छा, कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको चाहे हम जितना यूज़ कर लें, हम मानते हैं कि वो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक, या कम पड़ेंगे तो दोबारा वो अपने आप को तेज़ी से जो है क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यूएबल में जो आगे वाला टर्म क्या है? रिन्यूएबल यानी जिनके पास एबिलिटी है रिन्यू होने की, ठीक है, दोबारा बनने की एबिलिटी है तेज़ी से, वो क्या है? नवीकरण योग्य हैं। और नॉन रिन्यूएबल जिनके पास ऐसी कोई जो है क्षमता नहीं है कि वो दोबारा जो है क्या करें, मतलब रिन्यू हो पाएँ, बन पाएँ, तेजी से नहीं बनते हैं। जैसे नवीकरण योग्य में आप दो टाइप्स के देखते हैं, एक सतह अथवा प्रवाह वाले। प्रवाह में जैसे पवन हमारा, सतह पर हमारा जल भरा रहता है। अब समुद्र का जल 97% कभी खत्म हो सकता है, नहीं खत्म हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? वाटर को कंजर्व करने के लिए नीतियाँ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि रिसोर्स नहीं है ना वो हमारे पास। अब हमारे पास अगर हम समुद्र का पानी पीने योग्य बना पाएँ तो वो रिसोर्सेस होगा। एक एग्जांपल यही हो गया तुम्हारा जो हम अभी आपको पीछे बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है भाई, हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, भाप बना के जो है हम उसको पानी को कंजर्व कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए पैसा बहुत लगेगा ना। हालांकि कुछ देश अभी सऊदी अरबिया वगैरह कुछ कर रहे हैं इस पे काम, बहुत सारी बड़ी बड़ी तस्तरियाँ लगा के जो है समुद्र के पानी को बॉयल करके उसको पीने योग्य बना रहे हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में हो रहा है, तो उसको जो है रिसोर्स नहीं मान सकते हम लोग। पानी तो हमारे पास 97% है, फिर भी हमको पानी बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो हमारे लिए पीने योग्य नहीं है, ठीक है। अब नवीकरण जो है संसाधन में आप पहला जानते हैं सतह अथवा प्रवाह। सतह में क्या हमारा हो गया? जल भरा रहता है। प्रवाह यानी हवा हमारी इधर से उधर चलती रहती है, ये हमारी कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि जब टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह का चेंज होता है तो हवा का इधर से उधर जो है क्या होता है? प्रवाह होता ही होता है। इसके अलावा दूसरा हमारा होता है जैव। जैव संसाधन जो हमारे हैं उसमें हमारे दो प्रकार के आते हैं। एक तो हमारा होगा प्राकृतिक वनस्पतियाँ। अब प्राकृतिक वनस्पतियाँ जिसमें हमारे वन आते हैं, उसके अलावा दूसरा हमारा वन्य जीव आ जाएंगे जो वनों में जीव रहते हैं। ये भी हमारे खत्म नहीं हो सकते हैं। फॉरेस्ट कभी खत्म नहीं हो सकता फाइनली, वो अपने आप में क्या कर सकता है? रिन्यू कर सकता है अपने आप को तेजी से, ठीक है। एक तरफ तुम फॉरेस्ट की कटाई करते हो, अगर दूसरी तरफ वृक्ष लगा दो तो आराम से वो मैनेज हो जाएगा, उसको लगने में बहुत समय, लंबा समय नहीं लगता है। लेकिन वहीं अगर नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो धातुएं हैं। धातुओं का अगर एक बार तुम यूज कर लिए तो पुनः चक्रीय तो है, लेकिन उनको जो है आसानी से बनाया नहीं जा सकता। पुनः चक्रीय मतलब साइक्लिक है, एक होता है साइक्लिक। देखो नॉन रिन्यूएबल भी दो तरीके के, साइक्लिक है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब धातु है। धातु हमारा क्या है? कोयला हुआ, कोयला का हम यूज़ कर लिए तो कोल बन गया, वो चूरा भूसा राख जो भी बना उसका भी हम आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? साइक्लिक। उसके बाद फिर से हम उसको कोयले में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारा क्या है? साइक्लिक होना चाहिए भाई। इसको इसमें कन्वर्ट किया, इसको इसमें, फिर जो है घूम फिर के हमारा वो मेन प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है? साइक्लिक है, पुनः चक्रीय है। लेकिन अचक्रीय भी होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। एक बार तुम यूज कर लिए, गाड़ी में पेट्रोल डाले, भाप बन के उड़ गया, उसके बाद तुम पेट्रोल उसको बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, तो हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब नॉन रिन्यूएबल कहते किसे हैं? देखो, या तो वो अपने आप दोबारा डेवलप हो नहीं सकता है, ठीक है। अगर एक बार तुम खर्च करते चले गए तो जो है तेल खत्म हो जाएगा। जैसे मानते हैं लोग, कहते हैं अरब देशों का तेल खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे? अरब देशों का तेल खत्म इसलिए हो सकता है क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। अगर वो रिन्यूएबल होती तो अपने आप वो तेल बनता जाता है, एक तरफ तुम यूज करते जाते। लेकिन तेल बनने में करोड़ों साल लगते हैं, ठीक। अब करोड़ों साल भैया लगे थे तो तेल बना था, अब उस तेल का तुम यूज कर ले रहे हो तो करोड़ों साल फिर लगेंगे उस तेल को बनने में। करोड़ों साल का तो वेट नहीं करोगे भैया। तो करोड़ों साल जिन चीज़ों को बनने में लगते हैं, दोबारा साइकिल कर मतलब दोबारा जो है बनने में लग जाते हैं करोड़ों वर्ष, वो जो है क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल माने जाते हैं। हालांकि वो रिन्यू हो सकते हैं। अब भैया जब कैसे बने थे तेल वेल आपको सबको पता है। जब जो प्राकृतिक संसाधन थे हमारे, जब उन पे पृथ्वी पर क्या हुआ, कई सारे भूस्खलन आए, भूकंप आए, बहुत सारा क्या हुआ? उथल पुथल हुई। जब पृथ्वी पर बहुत सारी उथल पुथल हुई तो हुआ क्या एक्चुअली,
जो पेड़ पौधे थे, जीवाश्म थे, सब क्या हुआ, पृथ्वी के नीचे दब गए जाके। अब पृथ्वी के नीचे जब ये सारे दब गए तब हुआ क्या, पृथ्वी के नीचे दब गए, धीरे धीरे सड़ने गलने लगे, सड़ने गलने लगे। जब पूरे तरीके से एकदम सड़ गए, पूरे तरीके से सड़ गए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें क्या हुआ, गलना शुरू हुए। धीरे धीरे इसी से क्या हुआ, पेट्रोलियम का विकास हुआ, कच्चे तेल का विकास हुआ उन्हीं जगहों पर। ठीक है, जहाँ पर जो है दबाव ज़्यादा था, जैसे अब रेत में जो दब गए, रेत में क्यों, रेतों में तेल ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि रेगिस्तानों में जो दब गए वो दबे रह गए, एकदम गहराई में चले गए। ठीक, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पर जो है क्या हुआ, हमारे तेल का विकास हो गया। ऐसे ही अगर बात करें मानवीय संसाधनों की, तो मानवीय संसाधनों को भी दो भागों में बांटा जाता है, संरचना एवं संस्थाओं के आधार पर। अब मानव जो है क्या करता है, संरचनाएं बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, मशीनरीज बनाता है, ये सारी हमारी क्या है भाई, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा ये भी हमारे काम में आते हैं भाई, यूटिलाइजेशन इनका भी हम करते हैं। इसके अलावा मात्रा एवं गुणवत्ता की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे प्रोडक्शन हम लोग करते हैं और क्वालिटी में प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एग्रीकल्चर जो हम पैदा करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो सब हमारा क्या है, मानवीय संसाधन है। ठीक है, चलो इतना हमारा क्या है, वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज था ये। सब समझ में आया। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में सतह और प्रवाह यानी पवन और जल, उसके अलावा जैव। जैव में भी दो, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। इसके अलावा मानवीय संसाधन भी दो प्रकार के हैं, अनवीकरण दो प्रकार के हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। मानवीय दो तरीके के, संरचनाएं एवं संस्थाएं, इसके अलावा मात्रा एवं गुणवत्ता, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हम करते हैं। ठीक है, इसके आगे अगर बात करते हैं उत्पत्ति, अब कितने भागों में बांटा जाता है ये भी देख लो। उत्पत्ति के आधार पर जो है, यानी ऑरिजिन के आधार पर, कहाँ से वो पैदा हुए, दो भागों में बांटते हैं हम लोग। एक तो कहते हैं उनको हम बायोटिक रिसोर्सेज, एक कहते हैं एबायोटिक। अब बायोटिक, बायो मतलब क्या है, बायोलॉजी से रिलेशन है। बायोलॉजी मतलब या तो जीवमंडल से रिलेशन होगा, ठीक है, या तो पौधों से रिलेशन होगा, या तो किससे होगा, बायोलॉजी में हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी मतलब जंतु विज्ञान, मतलब बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। ठीक है, तो क्या होगा, या तो वनस्पति जात है, या तो प्राणी जात है, या तो मत्स्य या पशुधन। इन सब से अगर हम क्या करते हैं, उनको रिसोर्सेज के रूप में यूज करते हैं, तो हमारा क्या है, जैव संसाधन है। एबायोटिक फैक्टर जैसे निर्जीव वस्तु, जैसे चट्टाने हैं, धातुएं हैं, लोहा, सोना, चांदी, सब क्या है, हमारा जो है एबायोटिक है। अब भाई ये बायोलॉजिस्ट तो नहीं बने, तो इनको उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है रिसोर्सेज को। आगे बात करते हैं समाप्यता। आपको बता चुके हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, डिटेल्स आपको दे चुके हैं। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत एवं पूरा उत्पन्न किया जा सकता है, यानी दोबारा बनाए जा सकते हैं। जैसे हमारा सौर, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीव, इन सबको हम दोबारा बना सकते हैं, तो हमारे क्या है, रिन्यूएबल हैं। सौर ऊर्जा एक तरफ खत्म होती रहेगी, लेकिन हमारा सूर्य खत्म होने वाला भी नहीं है सौर ऊर्जा, इसलिए हमारा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। हम क्या कर रहे हैं आज, सरकार जो है, सरकार की योजना क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना। इसीलिए क्या आप देख रहे होंगे, बहुत सारे बैटरी चलित रिक्शे आ रहे हैं, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार टारगेट्स रख रही है इस समय, 450 गीगावाट का टारगेट रखी है सरकार। कितने का, 450 गीगावाट का, 450 गीगावाट का टारगेट रखी 2030 तक भारत सरकार टारगेट रखी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से इतना पैदा करेंगे 450 गीगावाट तक, समझे। तो भैया अब इतना भयंकर भयंकर टारगेट क्यों रख रही है सरकारें, क्योंकि हमको अब जाना है कहाँ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, पहली बात तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा पैदा करती हैं, दूसरी बात वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अगर वो खत्म हो गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए उसके वैकल्पिक रूप से हम क्या करते हैं, विकल्प के तौर पर हम रिन्यूएबल एनर्जी को इकट्ठा कर लें पहले से, हमारे पास हर घर पर सोलर पैनल लगवा दें, हम सबके पास सौर ऊर्जा की व्यवस्था हो जाए। ठीक है, पवन ऊर्जा आपको देखते हैं आप, गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में थोड़े बहुत प्लांट्स लगे हैं, हालांकि वहाँ उतने प्लांट्स लगे नहीं, लेकिन वहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, अभी भी पैदा हो सकता है वहाँ पर एयर एनर्जी। इसके अलावा टीडल एनर्जी, ज्वारी ऊर्जा, ये सब जब आपको एनर्जी पढ़ाएंगे, एनर्जी रिसोर्सेज अलग से जब वीडियो आएगा एनर्जी रिसोर्सेज का, उसमें डिटेल में बताएंगे कहाँ कौन सी एनर्जी पैदा होने के चांसेस हैं, कहाँ कौन सी पैदा हो रही, कितनी सौर क्षमता जो है मतलब सरकार ने रखा है, कितना कितना अचीव कर पाई है अभी तक। ठीक है, अभी तक टारगेट कितना था, बढ़ा के 450 गीगावाट कर दिया गया। सारी डिटेल में आपको जब अगला वीडियो जब एनर्जी का स्पेशल बनाएंगे, जैसे अभी बनाएंगे वन्य जीव का अलग बनाएंगे, ठीक है, फॉरेस्ट पे पूरा, मैनग्रोव वन पे पूरा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन अभी आप एक क्या ले रहे हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियो ले रहे हैं। ठीक है, जिससे आप जाने पढ़ना कैसे है। चलो भैया, फिर आती नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात। बता दिए जीवाश्म ईंधन जो है, जो सदियों पहले जमीन के अंदर दब के बना था, अब वो भैया हो जाएगा खत्म कभी ना कभी। उसको रिन्यू होने में लगता है करोड़ों साल। अब करोड़ों साल का टाइम तो भैया है नहीं हमारे पास, हम तो जिंदा रहेंगे नहीं, तो हम उसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, जैसे जीवाश्म ईंधन क्या है, अचक्रीय है। अब इसमें जो है आपको साइक्लिक, नॉन साइक्लिक दोनों बता दिए थे भैया। पुनः चक्रीय में कौन आता है, जीवाश्म ईंधन।
को हम प्रयोग नहीं कर सकते एक बार से अधिक, तो वो हमारा है अचक्रीय, और धातुएं जो हमारी हैं वो हैं चक्रीय। ठीक, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं जब हम, तो बात अब करेंगे स्वामित्व के आधार पर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। स्वामित्व के आधार पर एक्चुअली चार भागों में हम बांटते हैं। कितने? चार। पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेस, व्यक्तिगत संसाधन। अब भैया हमारा खुद का खेत है, किसानों की भूमि में जो हमारा खुद का खेत है हमारा क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। हालांकि हम सरकार को उस पर टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत संसाधन है। हम कहते हैं कि हमारी जमीन है, ठीक, तो हमारा क्या है? वो व्यक्तिगत संसाधन हो गया। इसके अलावा हमारा सामुदायिक यानी कम्युनिटी का स्वामित्व वाली जो जमीन है, जैसे गांव में जो छूट की ज़मीनें होती हैं, जैसे हम बोलते हैं सामिलात भूमि। सामिलात भूमि यानी जिसमें चारागाह भूमि आ जाती हैं, शमशान भूमि आ जाती हैं, तालाब और नाला नाली जितना भी कुछ आ जाता है, सब क्या है? सामुदायिक स्वामित्व की भूमियाँ हैं भैया। उस पर किसका अधिकार होता है? पूरे समुदाय का अधिकार होता है, पूरे पंचायत का अधिकार होता है। ठीक, इसके अलावा शहरों में ऐसे पार्क, पिकनिक स्थल कैसे हैं? सामुदायिक हैं, सबका अधिकार होता है, पूरी नगर पालिका का अधिकार होता है। इसके अलावा आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वैसे तो अगर देखा जाए, जितने भी भारत के मैप के अंदर जितनी भी आपको जगह दिखाई देती, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर उधर हमारा अरुणाचल प्रदेश तक, वो सारी भूमि में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वो क्या है? राष्ट्रीय संसाधन हैं। हालांकि लेकिन इसके लिए जो हमारा मानक देखा जाए तो समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल तक, नॉटिकल माइल यानी समुद्री मील होता है, यानी 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है? 1.6 किलोमीटर होता है। 1 NM, जो 1 NM होता है हमारा, 1 NM यानी 1 नॉटिकल माइल कितना होता है? 1.6 किलोमीटर होता है। ये इतने के बराबर होता है 1 नॉटिकल माइल। एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? हमारा 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। अब उतने क्षेत्र को हमारे, ये हमारा जो है इंडिया नीचे वाला है, ये समुद्र वाला रीजन यही है, ये गुजरात है, इधर हमारा क्या है? ये तुम्हारा वेस्ट बंगाल इधर है। ठीक, अच्छा, यहाँ तो समुद्र पूरा फैला हुआ, तो समुद्र से हम क्या किए? एक बना लिए बेस लाइन। जैसे अब हमारा एकदम सीधा था तो जरूरत नहीं थी, एक बेस लाइन तैयार की। बेस लाइन से हम जाएंगे 12 नॉटिकल माइल तक, तो हमारा समुद्र फैला होगा, इधर 12 नॉटिकल, इधर 12 नॉटिकल माइल तक जाएंगे, इधर समुद्र फैला होगा। अब ये पूरा समुद्र जब फैला होगा 12 नॉटिकल माइल तक, तो 12 नॉटिकल माइल तक हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ तक जितने भी संसाधन है वो भारत के संसाधन है, उस पर सिर्फ भारत का अधिकार है, कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ये बताता कौन है हमको? एक विश्व में संस्था है, विश्व की संस्था जिसका नाम है UN क्लॉज। क्या नाम है? UN क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कमीशन लॉ ऑन क्या? सीज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑन सीज। ठीक है, ये हमारे UN क्लॉज है। ठीक है, ये संस्था जो है हमारा बताती क्या है? कहाँ से कहाँ तक किसका क्षेत्र रहेगा। अब समुद्र में कहाँ से कहाँ तक कौन से देश का क्षेत्र रहेगा, इसको बताने काम कौन करता है? UN क्लॉज करता है। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल तक पूरे राष्ट्र की संपदा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात किया जाए तो 200 नॉटिकल माइल से, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल से परे, यानी 200 नॉटिकल माइल तक हमारा होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक हमारा क्या होता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। अब 200 नॉटिकल माइल तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। 200 नॉटिकल माइल से जो दूर, यानी 200 नॉटिकल के आगे, 200 से ऊपर है 201, 202, 203, इसके ऊपर जितना भी होता है उस पर जो है जितने भी रिसोर्सेज उस पर किसी का अधिकार नहीं है। वो खुला समुद्र बोला जाता है, ओपन ओशियन बोला जाता है। ठीक है, खुला समुद्र बोला जाता है। खुले समुद्र पर अगर तुमको कहीं भी क्या करना है, संसाधनों की जो हमको क्या करनी है, उनका निकालना है, उनको जो है, ठीक है, खनन करना है, तो क्या करना पड़ता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से हमको सहमति लेनी पड़ती है, UN क्लॉज से हमको सहमति लेनी पड़ती है। ठीक है, तो हमारे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। इसके अलावा विकास के स्तर पे अगर बात किया जाए, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल रिसोर्सेस, एक्चुअल रिसोर्सेस, स्टॉक रिसोर्सेज और रिजर्व रिसोर्सेस क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेस वे रिसोर्सेस होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिए थे हम कि हमारा जो गुजरात है, जो राजस्थान है, वहाँ पर पवन ऊर्जा के बहुत सारे क्या हमारे पास हैं? अपॉर्चुनिटी हैं, अवसर हैं, लेकिन फिर भी हम अभी उनको विकास नहीं कर पाए हैं, उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जब उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे क्या कहलाएंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाएंगे। ठीक है, जब हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे क्या हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं। ठीक, एक मिनट, तो हमारे क्या हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेस हैं। ठीक, अच्छा, इसके आगे बात करते हैं। जो हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेस क्या होते हैं, उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं हम। ठीक, आगे बात करें एक्चुअल रिसोर्सेस क्या होते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेस जो हमारे होते हैं,
जिनका जो है विकसित संसाधन वे संसाधन हैं, एक्चुअल मतलब विकसित, ठीक है, पोटेंशियल मतलब संभावित है, संभावना है उनकी बहुत ज़्यादा, संभावना अपार है। राजस्थान गुजरात में तुम्हारा क्या है, पवन ऊर्जा की, लेकिन हम फिर भी उनका यूज़ नहीं कर पा रहे। पवन चक्की लगाने भैया खर्चा बहुत आता, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात, एनर्जी जो है हमारी जो है उतनी ज़्यादा हम अभी खर्च करने के लायक नहीं हुए हैं, उतना ज़्यादा पैसा नहीं हमारे पास, लेकिन हम करेंगे आगे, धीरे धीरे विकास करने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं कि हम जो है एयर एनर्जी को फोकस करें। हालांकि हमारा अभी मेन फोकस जो है वो सोलर एनर्जी पे है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र आता है, भारत जो आता है वो किस में आता है, हमारा जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जहाँ पर जो है सूर्य की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा हमको एनर्जी मिलती है, रोशनी मिलती है, उसको जो है हम एनर्जी के रूप में यूज करने के, रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा एक्चुअल रिसोर्स यानी विकसित संसाधन किसे कहते हैं, जिन्हें हम जो है क्या कर चुके हैं, विकसित कर चुके हैं, जिनकी गुणवत्ता में मात्रा निर्धारित कर चुके हैं, कितना हमको यूज करना है, कैसे यूज करना है, सब यूज हो चुका है, ठीक, उन्हें हम बोलते हैं विकसित संसाधन, जिनको हम यूज अब कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा बात करते हैं हम, इसके अलावा अगर बात करें स्टॉक रिसोर्सेज क्या है, फिर स्टॉक रिसोर्सेज जो हमारे हैं, भंडारण संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध हुए पदार्थों को, ध्यान रखना, स्टॉक रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, भंडारण संसाधन। भंडारण संसाधन किसे कहते हैं, जैसे हमारे पास उतना जो है पता तो है, हमको स्टॉक में तो है हमारे, जैसे पानी भरा हुआ, आपको एग्जांपल दिए थे, समुद्रों में 97% पानी भरा हुआ है, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर पाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करके जो है उसका एनर्जी के रूप में यूज नहीं कर पाते हैं हम। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, तकनीकी ज्ञान नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसे संसाधन जिनकी टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन हमें पता है यहाँ से एनर्जी मिल सकती है, हो सकता है हम कभी जीवन में यूज करें, उसे स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं। अच्छा, रिजर्व रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज के वे भाग जिनके बारे में टेक्नोलॉजी तो हमको मिल गई, लेकिन अभी उनको हम बनाना स्टार्ट नहीं किए हैं। जैसे नदियों के जल से हम विद्युत बना सकते हैं, ठीक, लेकिन अभी हम बहुत बड़े क्षेत्र पे उसको बनाना स्टार्ट नहीं किए, तो उन्हें बोलते हैं रिजर्व रिसोर्सेज, ठीक है, रिजर्व रिसोर्सेज बोलते हैं उनको। अब रिजर्व रिसोर्सेज क्या है, स्टॉक रिसोर्सेज का एक भाग है जिसका टेक्नोलॉजी हमें मिल चुका है, लेकिन अभी हम उसका क्या किए हैं, उपयोग प्रारंभ नहीं किए हैं, ठीक है। अब संसाधनों के विकास की बात करते हैं। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के लिए जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब इन संसाधनों का हम क्या कर रहे हैं, जब ये हम तो मानते थे कि भैया संसाधन जो है प्रकृति की देन है, प्रकृति की देन है, तो कभी खत्म तो होंगे नहीं। अब कभी खत्म नहीं होंगे तो हमने तो धड़ाधड़ यूज किया। इंडस्ट्रियल इरा से अगर देखा जाए, 1750 से जब से यूरोप में जो है तुम्हारा इंडस्ट्रियल इरा आरंभ हुआ था, उसके बाद से हम क्या किए, 18वीं शताब्दी से हमने तेजी से क्या किया है भैया, अंधाधुंध दोहन किया रिसोर्सेज का। जब अंधाधुंध दोहन किया रिसोर्सेज का, तो उससे भैया समस्याएं पैदा हुई। समस्याएं क्या पैदा हुई, कुछ व्यक्तियों के लालच से संसाधनों की कमी होनी नजर आ गई। जैसे इतना ज़्यादा तेल कोयला यूज किया कि अब कोयले कमी होने लगी, ठीक। संसाधनों का असंतुलित बंटवारा हो गया। अमेरिका यूरोप वाले देश जो विकसित देश हैं, पूरे संसाधन अपने यहाँ बटोर के अपना यूज कर लिए। अब उसके बाद हमारे लिए बचा क्या भैया, अब वो कह रहे हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जाके जो है वो कह रहे हैं हमसे कि अब बेटा तुम ना यूज करो, विकासशील देश जो है भारत है, चीन है, ये सब ना यूज करें संसाधनों का। इससे हो रहा कह रहे प्रदूषण। चाचा जब तुम कर लिए थे तब नहीं प्रदूषण हो रहा था। अमेरिका जो है पहुंच गए टॉप पे, यही कर करके पहुंच गए टॉप पे, और टॉप पे पहुंच के अब हमको ज्ञान दे रहे हैं कि भैया तुम लोग ना करो। काहे कि हम यहाँ पहुंच गए, हम बहुत परेशान हैं, हम परेशान हैं कि भैया अब दिक्कत हो रही है हमको। जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब भैया पोल्यूशन बहुत फैल रहा है। अब हम लोग विकास अपना रोक दें, काहे कि वो तो विकास कर चुके, वो तो अब ज्ञान देंगे। तो हम उनसे ये भी, भारत और चाइना उनसे क्या कह रहा है कि भैया कुछ दिन रुको, हम भी जब विकसित हो जाएंगे तब हम भी ज्ञान देंगे यही आके, जो अभी आप वहाँ बैठ के दे रहे हो, ठीक है। तो इससे और क्या कारण फैले फिर, भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षयन, पर्यावरण प्रदूषण, भूनिम्नीकरण, ये सब जो है क्या है हमारे समस्याएं पैदा हुई। ग्लोबल वार्मिंग आप लोग जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कैसे फैली भैया, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, सतह का बढ़ता जा रहा है, जिससे जो है हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। ये समस्याएं हैं, बाढ़ जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, सुनामी जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। इसके कारण ओजोन पर डिप्लीशन हो रहा है, जिससे क्या होता है, जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारी सीधे जो है सूर्य पृथ्वी पर आ रही, सूर्य की, ठीक है। जब पृथ्वी पर आ रही हैं तो उससे क्या हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां, त्वचा संबंधी बीमारियां, कैंसर संबंधी बीमारियां पैदा हो रही नई, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, आपको सब डिटेल में तो पूरे टॉपिक लेने हैं आपको। भूनिम्नीकरण हो रहा है, जो हमारा क्या है, लैंड हमारी जो है खराब हो रही है, ठीक है। तो ये सारे जो है उससे क्या हो रहे हैं, समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब इसी तरीके से अगर ये हम करते रहे तो भैया एक दिन तो संसाधन खत्म हो जाएंगे, तब तो हम पैदल हो जाएंगे, समस्या बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ जो है खतरों को ध्यान में रखते हुए कुछ कंट्रोल के कार्य किए। कंट्रोल के कार्य में हमने एक परिभाषा दी, सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास होता क्या है,
सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है कि पर्यावरण को यानी इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाए बिना हम विकास को करें। ठीक है, इकोलॉजिकल इंटरफेरेंस के बिना हम विकास को अगर बढ़ावा दें, हमारा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, इसके लिए एजेंडा 21 जारी किया गया। एजेंडा 21 क्या है? एक तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। ठीक, पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर है ये, ब्राज़ील का देश है भैया, ब्राज़ील देश है। अब ब्राज़ील साउथ अमेरिका का एक देश है, उस देश में रियो डी जेनेरो नामक एक शहर है। वहाँ यूनाइटेड नेशन की बैठक हुई। यूनाइटेड नेशन की जब बैठक हुई तो यूनाइटेड नेशन की जो बैठक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन इस नाम से, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट समिट। ठीक है, ये जब हुई तब इस सब बैठक में कहा गया कि भैया हम अपनाते हैं एजेंडा 21 को। एजेंडा 21 में इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, जितने भी गरीब देश हैं उनको रोगों से निपटारा करने के लिए और जितनी भी समस्याएं इसके कारण पैदा हो रही हैं उनके लिए जो है हम क्या करें, हेल्प करें, विश्व पूरा सहयोग करे गरीब देशों का। ठीक है, ये एजेंडा 21 का मूल थीम था। और कहा गया कि हर देश जो है, हर स्थानीय निकाय, यहाँ तक कि नगर पालिकाएँ जितनी हैं वो सब अपना खुद का एजेंडा 21 बताएं और जिन जिन जगहों पर जो जो समस्याएं हैं उनको हम तक पहुँचाएं, हम उनकी हेल्प करें, वो भी अपनी हेल्प करें। ये हमारा एजेंडा 21 था। इसके अलावा संसाधनों के संरक्षण की बात किया जाए, संसाधन किसी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, परंतु संसाधन का विवेकहीन उपयोग, अधिक उपयोग करने से क्या हो रहा है, धीरे धीरे सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिनसे बचने के लिए पहले से बहुत सारे नेता थे जिन्होंने ज्ञान दिया। इसमें हमारे गांधी जी भी ज्ञानी आदमी थे, उन्होंने भी ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता जितना एसेंशियल है उतना तो हमारे पास बहुत है, लेकिन भैया किसी पेटी भरने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट भरने के लिए हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भैया ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन करोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इकोलॉजी को लॉस करोगे। ठीक, तो उन्होंने कहा कि पैदा उतना करो जितने की ज़रूरत है, जितना पेट भरने के लिए है। पेटी भरने के अगर तुम जुगाड़ सोचोगे तब भैया समस्या होगी। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास लालची, ध्यान देना, गांधी जी भैया बोले हैं, उनका कहना था कि विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति जिम्मेदार है। ठीक, उन्होंने अत्याधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। वो कहते थे भैया ऐसा है, उतना उत्पादन करो जितने में हमारा पेट भर जाए, जितने में हम आराम से खुश रह सकें। जरूरत से ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, इकोलॉजी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय में भी जो है बहुत सारे काम हुए। जैसे 1968 में पहला काम जो हुआ था, 1968 में हुआ था, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इसकी शुरुआत की थी। क्लब ऑफ रोम के एक सदस्य थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, संसाधन संरक्षण यानी रिसोर्सेज कंजर्वेशन पे सबसे पहली अपनी मीटिंग बुलाई। ठीक, उसके बाद जो है क्या हुआ, सुमेसर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, विचारक थे, जिन्होंने 1974 में अपनी एक किताब लिखी थी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, छोटा बहुत सुंदर है। तो उन्होंने कहा उत्पादन थोड़ा कम करो। वही कहानी गांधी जी की बात को रिपीट किया इन्होंने, कहा स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नाम की पुस्तक में अपनी बातों को रिपीट किया। कहा कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों में अगर तुम खुश रहना शुरू कर दो तो इकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करोगे। फिर भैया बात आती 1987 में, 68 हुआ, 74 हुआ, अब आई 87 में एक आयोग बनाया गया। इसका नाम था ब्रुंडलैंड आयोग। ब्रुंडलैंड एक्चुअली ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री का नाम था ब्रुंडलैंड। 1987 में जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे वो क्या थे, ब्रुंडलैंड। तो उनकी अध्यक्षता में एक बनाया गया आयोग। अब उस आयोग में क्या हुआ, पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना सामने आई। सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना कहाँ सामने आती है, ब्रुंडलैंड आयोग 1987। कहाँ भैया, कहाँ के प्रधानमंत्री थे, जो हमारा नॉर्वे के। ठीक है, इसी के बाद इसी जो हमारा ये आयोग आया, इसी की एक रिपोर्ट को एक पत्रिका में संपादित कर दिया गया पुस्तक के रूप में इसको प्रकाशित किया गया। पुस्तक का नाम रखा गया अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, जिसके बारे में जिससे जो है हम आज भी उसी के स्टेप पे हम काम कर रहे हैं। कैसे हमको नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, कैसे क्लाइमेट को कंजर्व करना है, सबको बचाने के लिए हम उसी अभी मोटिव पे चल रहे हैं, हमारा साझा भविष्य। पूरा विश्व एक मंच पर आए और पूरे तरीके से जो है इसकी रोकने की हेल्प करे। इसीलिए 1992 में हमारा क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन किया गया रियो डी जेनेरो में। आपको बता चुके हैं एजेंडा 21 वहीं से निकाला गया था। यहीं से अगर बात को समझें तो यहीं से हमारे जो है कई सारी संस्थाएं निकल कर आई जो वैश्विक रूप से आज भी काम कर रही हैं। जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये सब किसका है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज पे हमारा जो कमीशन या कन्वेंशन है उस पर हमारा क्या कर रहे हैं, एक आया था CCD।
ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन पे ये पूरा था, ठीक है, मरुस्थलीकरण पे, ठीक है। ऐसे जो है हमारे यूएनसीबीडी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, ये सब हमारा क्या हुआ, पृथ्वी सम्मेलन में 3 जो है समितियों में बांट दिया गया, ठीक। पहला तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे सीबीडी, दूसरा हमारा मरुस्थलीकरण को कंजर्व करने के लिए यूएनसीसीडी, उसके अलावा तीसरा हमारा क्लाइमेट चेंज को कंजर्व करने के लिए यूएनएफसीसीसी। इस पे जो है पूरा बड़ा सा एक वीडियो आने वाला है हमारा, क्योंकि हर टॉपिक एक एक अपना वीडियो पूरा लेगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें पूरा आपका जितने भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुए हैं, उसके अलावा जितने भी हमारे हुए हैं एग्रीमेंट, बहुत सारे, हर सीओपी में कुछ ना कुछ हुआ है, ब्रून एग्रीमेंट है, ब्रून समझौता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको आपको जानना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपका इकोलॉजी का ये टॉपिक आपको कैसा लगा है बताते रहिए, लोगों को शेयर करेंगे आप, इसके बाद जो है लोगों तक पहुंचेगा। आप एग्रीकल्चर में जो है यूपीएससी ऑप्शनल के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी पीसीएस जितने भी लोग दे रहे हैं, नॉर्मल दे रहे हैं, ठीक है, जिनका ऑप्शनल एग्रीकल्चर नहीं वो भी, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमारी इकोलॉजी वाले पोर्शन में प्री और मेंस दोनों में पूछी जाती हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।